फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर देर रात मुंबई पहुंचे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रों 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात मैक्रों से होगी। मैक्रों की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब रक्षा सहयोग में तेजी से बढ़ती नजदीकियों के कारण ये कहा जाने लगा है कि भारत के लिए फ्रांस नया रूस बनता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह दशकों तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा, उसी तरह अब फ्रांस भी दीर्घकालिक उच्च तकनीक और भरोसेमंद रक्षा सहयोग के स्तंभ के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वेट्रीन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम रक्षा समझौतों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 सालों के लिए नवीनीकृत किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही हैमर मिसाइलों के संयुक्त विनिर्माण के लिए भी समझौता ज्ञापन पर दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में दस्तखत हो सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार की रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है, जिसने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह सौदा न सिर्फ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को मजबूती देगा, बल्कि दीर्घकालिक रखरखाव, प्रशिक्षण, स्पेयर सप्लाई और तकनीकी सहयोग के जरिए से भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में राफेल विमानों की खरीद से फ्रांस भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। तो मैक्रोन की यात्रा के दौरान जिस मेगा डिफेंस डील पर दोनों दस्तखत करेंगे, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। वो है 3,60,000 करोड़ रुपए की 114 राफेल फाइटर जेट की ऐतिहासिक डील, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑक्सीजन साबित होगी। इसमें 88 राफेल सिंगल सीटर और 26 डबल सीटर होंगे, जिन्हें ट्रेनिंग और युद्ध दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन विमानों का निर्माण डसॉल्ट एविएशन के साथ भारतीय निजी कंपनियों की साझेदारी में होगा, जिससे भारत में डिफेंस तकनीक और रोजगार दोनों को बड़ा फायदा होगा। पिछले गुरुवार को भारत ने 114 राफेल की खरीद को सरकार टू सरकार फ्रेमवर्क के तहत हरी झंडी दे दी थी। मोदी मैक्रों के बीच वार्ता के दौरान इस पर मुहर लगेगी। 3 लाख करोड़ के इस महासौदे की खास बात यह है कि इसमें मेक इन इंडिया पर जबरदस्त जोर दिया गया है। इसमें 80% राफेल भारत में बनेंगे। 114 में 18 विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे स्थिति में आएंगे, जबकि बाकी 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत में बनने वाले राफेल में 50% से ज्यादा स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल होगा, जो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। यही वजह है कि भारत फ्रांस के बीच हो रही इस सुपर डील से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का पराक्रम पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के पास अभी JF-17 फाइटर जेट मौजूद है, जिसे 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है, लेकिन इसकी खामियां उजागर भी हो चुकी हैं, जबकि राफेल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। और मनीष सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए। मनीष, आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, क्या उसकी तैयारियां और क्या आज का प्रोग्राम उनका राष्ट्रपति के साथ मिलने का पूरा क्या प्रोग्राम रहेगा आज का? जी फरहान, आपको बता दूं कि पूरी मुंबई जो है वो तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। साथ ही साथ जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 घंटे पहले, वो मरीन ड्राइव पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए भी दिखाई दिए, रनिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और काफी ज्यादा उन्हें जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से तस्वीरों में वो दिखा है। और आपको बता दें जो शेड्यूल है वो ये है कि करीब करीब बताया जा रहा है कि 1:45 यानी अब से कुछ देर बाद ही जो महाराष्ट्र के सीएम है
वो भी पहुंचने वाले हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रिसीव करेंगे। और तकरीबन 6 बजे का टाइम बताया जा रहा है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ में ताज होटल में जो कोलाबा में स्थित है वहां पर आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। और 7:15 बजे करीब 7:15 के आसपास इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जिसे कहा जा रहा है, उसका जो है कल्चरल जो है एक प्रोग्राम रखा गया, उसको लेकर के वो गेट ऑफ इंडिया पे किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। हम खुद वहां पहुंचे थे, हमने देखा कि बहुत जो आसपास के जो 1.5-2 किलोमीटर के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है और निश्चित तौर पर हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर पूरी चेकिंग के बाद ही एंट्री दिया जा रहा है और जिसको परमिशन है उसे ही अलाउ किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें इस समय फिलहाल मुंबई में जो है वो देखी जा रही है। फराह मनीष बने रहे, लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान पूर्णिमा नाथ जो कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो बड़ी डील हो रही है, 114 राफेल खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से, कितनी ताकत बढ़ जाएगी इससे आईएएफ की? और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन को इससे कितना बड़ा झटका? देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारी एज पुरानी, हमारे एयरक्राफ्ट की जो एज है और जो इन्वेंट्री है टोटली पुरानी होती जा रही है। तो कुछ स्क्वाड चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड का सेक्शन है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के जमाने में व्हेन एयरक्राफ्ट डजंट हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, तो इतने स्क्वाड्स की जरूरत नहीं है जितना पहले सैंक्शन था। पहले इसलिए सैंक्शन था कि हमारे 1-2 स्क्वाड तो राइट ऑफ हो जाते थे वॉर में, जहाज वापस नहीं आते थे। आजकल के फ्लाइंग सिनेरियो में एयरक्राफ्ट यहीं से फायर करते हैं, क्रॉस अपने बाउंड्री से क्रॉस करते हैं, तो एयरक्राफ्ट को लूज करने का कोई प्रश्न नहीं होता। पहली बात ये कहना चाहूंगा, जो डील की है ये हमारे 2 फ्रंट वॉर को फेस करने के लिए आवश्यक थी। लेकिन एक बात हमें ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डील की वजह से हमारे जो प्रोग्रेस चल रहा है एमका का और तेजस मार्क 1 का, मार्क 2 का, ये स्लो नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि खरीदना बाहर से आसान है, लेकिन अपने पैर पे खड़ा होने के लिए अपने जहाज को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम उसको बेच भी सकें, प्लस हमारी मर्जी हो, डिपेंडेंसी हो सके। मिराज, पहले बात से हमारे पास मिराज थे, इनके कोई राफेल लिया, हमने थोड़ी बहुत पहले परेशानियां कहीं झेली थी। लेकिन इस बार जो हो रहा है इसमें ऐसा सोर्स कोड होगा कि जो इनका एआई इक्विपमेंट होगा उसमें सारे सेंसर्स, मिसाइल्स जो अपने इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है उसके अंदर फैक्टर हो सकते हैं। इस फैक्टर से ये होगा कि 60% जो सामान होगा वो इंडिया का होगा। और हमारी जो एक मेन परेशानी है एरो इंजन, सब चीज में हम आगे बढ़ गए। ये जो एरोफ्रेन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें भी आगे बढ़ गए हैं, एआई टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हम आगे हैं, सेंसर्स में हम आगे हैं, लेकिन हम इंजन में आगे नहीं बढ़ पाए। और इंजन में जैसे पूर्णिमा जी बैठे हुए हैं कि अमेरिका के इंजन ने भी हमें काफी डिले किया और निराश किया, बहुत स्लो दे रहा है। तो ये एक ऑप्शन हमारे विश्व मतलब आगे के लिए होगा कि मिराज का जो सेफरन इंजन है उसको हम साथ में डेवलप कर सके। अब मिराज का और ये राफेल का एडवांटेज ये कि प्लेटफॉर्म होगा इंजन को टेस्ट करने के लिए। अभी ये सब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये, तो ये 5th जनरेशन के हमारे 4.5 और 5th जनरेशन में 3 डिफरेंस होते हैं हमारे मैडम। पहला डिफरेंस होता है कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है, दूसरा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, तीसरा जो सोर्स कोड होता है जहां सब चीज को हम सारे सेंसर्स को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, टारगेट को इंटीग्रेट करते हैं, वो होना चाहिए। ये जो इंटीग्रेशन है उसमें इंडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे डीआरडीओ साइंटिस्ट और इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स और पायलट्स के समावेश से इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। प्लस एरोफ्रेम का भी डेवलप करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से उसमें भी आगे बढ़ चुके हैं। ओनली प्रॉब्लम है कि इट इज नॉट ए हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो हमें इस जहाज की जरूरत नहीं है। हमारे एडवर्सरीज कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा तो जाना नहीं है, अपने बॉर्डर के जैसे ही फायर करना है, स्टैंड ऑफ वेपन से फायर करना है। जहां तक चाइना का सवाल है, हमारी जरूरी आवश्यक है, बिकॉज चाइना का जो एयरफील्ड्स है उनके 10,000 एयर फीट पर है, तो उनके एयरक्राफ्ट की लोड कैरिंग कैपेसिटी और एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है। जो बॉम्ब कैरी करते हैं वो मैक्सिमम पेलोड से 30% पर आज कैरी करेंगे। भारत के जो एयरफील्ड्स हैं पूरे बॉर्डर पर है और करीब करीब सी लेवल पर है। तो भारत के एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होंगे तो फुल आर्मामेंट से लोड होंगे, 10 मिनट की फ्लाइंग करेंगे और ड्रॉप करके वापस आ जाएंगे। तो ये भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है और हमारा ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है ये एक बहुत सूट करता है, और अमेरिका, ये पाकिस्तान, चाइना के लिए ये बड़ी परेशानी है। मैं एक बात और करना चाहूंगा, 1962 में 62 के वॉर के पहले हमारे कैनबरा एयरक्राफ्ट के पायलट थे विंग कमांडर नाथ, जिन्होंने महावीर चक्र 2 बार मिला था। वो पूरा फोटो लेके तिब्बत और चाइना का सब कुछ लेके आ गए थे और सब कुछ सरकार को सौंपा था। लेकिन उसके बाद सरकार ने अपनी विजडम में डिसाइड किया कि हम एयरफोर्स नहीं यूज करें।
उस समय अगर एयरफोर्स यूज किया होता तो 1962 वॉर का नतीजा कुछ अलग होता। ये अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना को भी मालूम है कि एयरफोर्स वाइज वो भले उनके पास नंबर ऑफ स्क्वाड ज्यादा है, 66 स्क्वाड है, हमारे पास से 30 ही है, लेकिन 66 स्क्वाड सारे अपने बॉर्डर पर तो लगेंगे नहीं। इसीलिए ये थोड़ी बहुत एयरक्राफ्ट की अत्यंत आवश्यकता थी और हम पूरे सक्षम हैं कि 2 फ्रंट वॉर कभी भी झेल सकते हैं। लेकिन एक बात और ऐड कर चाहता हूं, हमारी जो ओपी तिवारी जी, 2 फ्रंट वॉर कभी भी झेल सकते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकती है उसमें? देखिए, गेम चेंजर तो मैं गेम चेंजर की बात करूं, गेम चेंजर तो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स करेंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो आवश्यकता है। बिकॉज अभी कुछ ही समय में और हमारे जैगुआर्स और काफी कुछ एयरक्राफ्ट फेज आउट हो जाएंगे। तो एट एनी टाइम विल मेंटेन 30 to 33 एयरक्राफ्ट। बिकॉज एक एडवांटेज होता है एयरफ्रेम से जब मिसाइल लॉन्च की जाती है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन हम नीचे से भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर है, इसको हम टारगेट में रखे रहे तो हमें ड्रोन और स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है, जो कि बिकॉज भारत जो है वो एक डिफेंसिव कंट्री है, इसकी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, ऑफेंस हमें करना नहीं है, इसलिए हम अलग तरह के जहाज लिए। ये जहाज जिस पीरियड से 5-6 साल के उसका टाइम ड्यूरेशन में आ रहा है, तो उसमें हमारी कंपनीज को, हमारी फैक्ट्रीज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हमने इंजन डेवलप कर लिया तो भविष्य में हमारे एयरक्राफ्ट सिर्फ एक्सपोर्ट होंगे, हमें किसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज इंजन को छोड़ के सारे फील्ड में हम आगे बढ़ चुके हैं, ये हमने प्रूव भी कर दिया, अपनी एक्यूरेसी भी प्रूव कर दी। हमारे मिसाइल्स कितने अच्छे हैं, हमारे पास जो सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, सब कुछ बड़े कैपेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है और ये एक अच्छा सौदा किया गया है। मैं पूरी तरह से नहीं तो अच्छा सौदा किया गया है कि भविष्य की रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए, ताकि हर साल हमें कोई पैनिक ना करना पड़ेगा, हमारे पास जहाज नहीं है, वो नहीं है। जिस तरीके से MiG-21 फेज आउट हुए, जैगुआर्स, मिराज 2000 ग्रेजुअली फेज आउट होंगे, बट हमारा फोर्स लेवल मेंटेन रहेगा कि जब फेज आउट होगा तो फिर दूसरा स्क्वाड तैयार हो जाएगा। या ऐसा डील तो है नहीं कि आज ही जहाज आ रहा है, इट विल कम इन द फेजेस। तो एवरी टाइम, एट एनी टाइम हमारा फोर्स लेवल इतना मजबूत होगा कि हम दोनों को हैंडल कर सकते हैं। ये सोचते हुए डील बहुत आवश्यक थी। लेकिन मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा भारत सरकार की लिए कि हमारी मिसाइल डेवलपमेंट और ड्रोन और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को उसी तेज से चलते रहे, बिकॉज वो सस्ते भी हैं और हमारी फ्रंट देखा जाए वहां ज्यादा कैपेबल, ज्यादा इफेक्टिव हो। जी, पूर्णिमा जी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पर भारत को कितना बड़ा प्लेयर बनाएगी ये डील? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि काफ़ी हद तक मैं अलाइन करती हूँ तिवारी जी की बात से, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो राफेल डील बनाई गई उसमें से आपको पता है 96 इज़ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बैनर में। सो इट्स ऑब्वियसली नॉट ओनली जस्ट दैट बट टेक्नोलॉजी शेयर होंगे। आपके पास ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंट्री के ऊपर है। इंडिया इज़ वर्किंग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, सिर्फ फ्रांस नहीं, रशिया है, इजराइल है, अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो लेकिन F-35 का सिचुएशन ये था कि उनके पास, अमेरिका के पास किल स्विच था। तो अब थोड़ी देर, एक साल में हम लोग ये देख लिए थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टाइल है वॉज वेरी कंसर्निंग। वो पर्सनल पावर के ऊपर डिप्लोमेसी कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं। तो ये जो हम लोग देखे, इट वॉज वेरी, इट वॉज नॉट ए डिप्लोमेसी in my definition. It was mostly tyrannical, is also threatening. तो कोई भी sovereignty को अगर especially civilizational state जो है जैसे इंडिया है, उनके ऊपर अगर आप थ्रेटन करने लग जाओगे, जो कंट्री 1000 years ऑफ स्लेवरी इन्वेजन से गुजर चुके एक बार, और आई डोंट थिंक इंडियंस आर रेडी फॉर अनदर master to come from somewhere around, doesn't matter who it is, to come and dictate that country. So things have changed. अभी नया युग आया है, इंडिया का भी बढ़ती इकोनॉमी हम देख रहे हैं, and obviously with all your positivity that you have, whether it is youth population, technological advancement that you are seeing, and also focus on sovereignty and also strategic autonomy, I would say. अमेरिका के हिसाब से कौन से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने कभी रिस्पेक्ट किया है कि ऐसा तो आपको बोलते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट एट द एंड ऑफ द डे, बट इफ़ यू आर एक्चुअली एबल टू प्रमोट योर इंटरेस्ट, योर सर्वाइवल इंटरेस्ट विद डिफरेंट कंट्रीज,
especially in the European subcontinent or continent, I would say that's actually I think it's a very good thing for India in a broader concept. So I think even though President Trump has given a massive amount of pressure, इंडिया फिर भी जाके अच्छा एक डील बनाया है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को कभी इजराइल से लेना हो, रशिया से लेना हो, फ्रांस से लेना हो, मेरे ख्याल से अगर आप सेल्फ डिपेंडेंस हो जाए, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेस्ट फॉर योर कंट्री. सो दैट्स माय फ्यू मोमेंट ओवर हियर. बता दें आपको कि फ्रांस के राष्ट्रपति 3 दिन के भारत के दौरे पर आए हुए हैं और एक बड़ी डील होने वाली है अब से थोड़ी ही देर में. उसके बाद दोनों देशों के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. बाकायदा उसकी जानकारी भी दी जाएगी. मनीष मेरे सहयोगी लगातार मुंबई से बने हुए मेरे साथ. मनीष, इस वक्त की क्या ताज़ा अपडेट? प्रधानमंत्री को पहुंचना था, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कब ये मुलाकात अब होने वाली है? देखिए, अभी आपको बता दें कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 3:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनके बीच में मुलाकात है लोक भवन में, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे. उसके बाद फिर शाम को बताया जा रहा है कि फिर से जो है वो कुछ कार्यक्रम रखा गया और गेटवे ऑफ इंडिया पर फिर उसके बाद शाम को कार्यक्रम होगा. तो 3 जो कार्यक्रम है वो एक के बाद एक रखे गए हैं और जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद दर्शक भी देख पाएंगे, क्योंकि मैक्रो जो है वो मुंबई में है, इंतजार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब बताया जा रहा है कि 3-3:15 बजे के बीच दोनों की मुलाकात होगी लोक भवन में और वहां पर तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं और तमाम गतिविधियां जो अभी इस समय मुंबई में देखी जा रही हैं वो चल रही हैं. फरहान, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई आने वाले थे तो कई लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि मुंबई से ही क्यों ये शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली क्यों आ रहे हैं. क्योंकि ये बात देखी गई कि बिजनेस को लेकर के, खासतौर से स्टार्टअप को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो फ्रांस की तरफ से भी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दी हैं. और क्योंकि मुंबई इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उद्योग का एक हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुंबई से जो है इसकी एक शुरुआत की गई है, क्योंकि चौथी यात्रा है जहां तक मेरी जानकारी है फ्रांस के राष्ट्रपति की. तो ऐसे में मुंबई आकर के जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की है और यही वजह माना जा रहा है कि मुंबई से उनकी जो है यात्रा आज से जो शुरू हो रही है 3 दिनों की, और इसी वजह से ये तमाम कार्यक्रम जो है आयोजन किए गए. फरहान, मनीष बने रहे, लौटती हूँ आपके पास. हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं. पूर्णिमा जी, दावा किया जा रहा है कि अब फ्रांस को नया रूस बनाया जाएगा, यानी जिस तरह से अभी तक रूस के साथ रिश्ते थे अब फ्रांस से क्या माना जाए, इस डील के बाद जो रूस पर डिपेंडेंसी है वो कम होगी और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं फ्रांस और भारत के जो नजदीक आ रहे हैं, किस तरह से देखा जाए उसको? मेरे ख्याल से इंडिया जो एक है वो सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो एक वैदिक एक आइडियोलॉजी के ऊपर आप चले हुए हो और अभी काफ़ी रिवाइवेशन भी चल रही है उसमें. सो मेरे हिसाब से अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो आप सबसे अच्छा ताल्लुक़ रखें, सबसे अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रूस तो मेरे ख्याल से जब आपके बहुत ज़रूरी था तब आपके सामने आके खड़े होके उन्होंने दोस्ती निभाई है. मेरे ख्याल से इंडिया को भी निभाना चाहिए और दिखाना भी चाहिए दुनिया के सामने कि वो रूस का भी दोस्त है. कभी कभी ऐसे लगता है कि जब आगे सामने आके खड़े होके बोलते हो कि इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, तब मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी शुरू किया था ये वॉर, तो उनको डिफेंस के लिए तो अपने आप को संभालने के लिए आप तो वॉर की जब ज़रूरत होती है तब वो हो जाती है. तो इंडिया ने भी अपना डिफेंस के लिए युद्ध अपनाया है. तो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा वॉर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू अवॉइड. जो परपेचुअल वॉर है, जो आप वॉर करवाते हो आर्म सेल्स करने के लिए, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंडा बन जाता है. तब आप वॉर ना करें तो अच्छा है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे ख्याल से डिफेंस कैपेबिलिटी आप बढ़ाइए, सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा रखें और रूस
के वहाँ तक फ्रांस पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो तो टाइम ही बता सकते हैं. बट आई थिंक फॉर इंडिया यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, whether you're buying a S-400 or whether you're buying a Rafale from here, or really doesn't really matter. At the end of the day आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डिपेंडेंसी कहाँ पे है. और आप आज फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है, इसका मतलब नहीं है कल वो सही नहीं हो सकता. आज फाइव आइज में कनाडा का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कल वो वापस चेंज नहीं करेंगे. तो इंडिया is slightly different from a perspective of ideology, from a perspective of historical standpoint. तो आपको किसी के साथ एकदम दिखाना कि आप दोस्ती हो बाद में दुश्मन में बन जाए, जैसे अभी कुछ दिन में अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है. बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद कोई और आने वाला है तो चेंजेस नहीं होगा. आई एम श्योर विद इन दिस ईयर ऑल्सो चेंज होने का और टोन चेंज होने का हमें दिखेगा थोड़ा थोड़ा. बट एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रस्ट किसके ऊपर करेंगे? तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और मेरे ख्याल से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. जी ओपी तिवारी जी, इस डील से तेजस या AMCA प्रोजेक्ट पर कितना असर पड़ेगा? पर देखिए असर फिलहाल पड़ेगा, लेकिन हमें सोचना है कि असर नहीं पड़ना चाहिए, इसके पॉजिटिव स्टेप्स लगाने चाहिए. बिकॉज फिलहाल जो है जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ, हमारे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ कम हो चुकी है एंड इट इज ए प्लान कि अगले एक साल में कितने स्क्वाड्रन खत्म होंगे, दूसरे कितने खत्म होंगे, तो उसका एक रिप्लेसमेंट अत्यंत आवश्यक है. तो ये जो है तो लेकिन उस वाले में बिल्कुल स्लो डाउन नहीं होना चाहिए, उसके साथ मैच करके ताकि हमारी सामरिक शक्ति मजबूत बनी रहे, इसलिए ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है. जहां तक पहला प्रश्न आप जैसे मैडम पूर्णिमा नाथ से पूछी तो बताना चाहूंगा, देखिए जब तक इकोनॉमिक की स्थिति और मिलिट्री स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक आदमी अपनी मर्जी से सामान नहीं खरीद पाता. अभी स्थिति ऐसी है कि हम मिलिट्री पावर हो गए, इकोनॉमिक भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्जी का और अपने रिक्वायरमेंट खरीद सकते हैं. ज्यादा राफेल डील का था, राफेल डील का स्टडी 2013-14 में डिटेल में हो चुका था, सब कुछ सारी चीजें वर्कआउट हो गई थी, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट और नई चीजें फैक्टर की है वो बहुत ही अच्छा है ताकि 60% राफेल में हमारा पार्ट हो. उसके साथ साथ ये अपने जहाज प्राप्त होते हैं. जहां रशिया का सवाल है, देखिए मिसाइल्स का प्रोजेक्ट हमारा रशिया के साथ है, S-400 S-500 आएगा, एयर डिफेंस उनके साथ है, तो हमें रशिया से जो अच्छा मिलेगा हम रशिया से भी खरीदेंगे. जो फ्रांस से अच्छा मिलेगा वो भी हमने फ्रांस से खरीदा. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 है, हरक्यूलिस है, हेलीकॉप्टर से हम अमेरिका से खरीदते हैं क्योंकि अच्छे जहाज है. तो ये एक बैलेंस मेंटेन करता रहेगा. भारत अब अपनी मर्जी मींस की नेशनल इंटरेस्ट इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके अनुसार बार्गेन करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि जो जहाज खराब है, जिसका मैं नहीं कहूंगा कि इनका जो F-35 खराब है, बट जो जिसके सिम्टम्स थोड़े से गड़बड़ है तो हम क्यों डाउट वाले क्वेश्चन करने चाहिए. और राफेल, फ्रांस इज वेल नोन फॉर ए फाइटर एविएशन टेक्नोलॉजी में, छोटा यूरोप यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन के कई कोशिश कर रहे हैं जहाज ये 4.5 जनरेशन 5 जनरेशन बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो राफेल एक टेस्टेड है और एविएशन में मजबूत है, और फ्रांस की भी मजबूरी है. देखिए फ्रांस की इकोनॉमिक की स्थिति खराब हो रही है, तो फ्रांस को भी कुछ भेजना है. ऐसी नहीं है कि डील के लिए राष्ट्रपति को आना पड़े, और राष्ट्रपति को आने भी उनका नेक्स्ट इलेक्शन ड्यू है, उनको दिखाने की मैं संबंध बना रहा हूँ और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. इससे म्यूचुअल इंटरेस्ट, भारत को तो फायदा है, भारत के पास फिर भी ऑप्शन था, लेकिन ये फ्रांस को ज्यादा मजबूत करेगा. अभी फ्रांस आया है कि हम आपको सारी मिसाइल सबके टेक्नोलॉजी देंगे. आई रिमेंबर कारगिल वॉर टाइम में हमारे पास बॉम्ब्स नहीं थे, फ्रांस ने नहीं दिया था, हमने साउथ अफ्रीका से मंगा के फिर हमने अटैक किया था इनके ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब से. तो ऐसे जहाज रखने का कोई फायदा नहीं था कि जब उनके ऊपर वेपन्स ना हो, अतः ये टॉय हो जाता है, मतलब का नहीं है. तो ये कंडीशन उनकी भी ऐसी कंडीशन है कि वो भी रास्ते पे आ गए, और भारत को भी प्लानिंग में इतना मजबूत है कि महंगा नहीं खरीदेंगे. ओपी तिवारी जी, पूर्णिमा नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ. मनीष, आप भी नजर बनाए रखिए फिलहाल. जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.